नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में चुनाव तो हो गया है, उठापटक अभी भी बंद नहीं। नीतीश कुमार राजभवन गए, इस्तीफा देने गए, फिर भी इस्तीफा न देके वापस लौट आए। इधर मोदी और शाह जो सोच रहे हैं उससे इतर नीतीश दाव खेल जाते हैं। क्या दाव होगा, क्या नहीं दाव होगा, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे साथ संतोष पाठक जी जुड़ चुके हैं, स्वागत और अभिनंदन है। और सीधा उनके पास, क्या है ये दाव इनका? बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक परंपरा तोड़ दी और ये इतनी बड़ी राजनीतिक परंपरा तोड़ दी है कि अब इसके मतलब और मायने निकालने बहुत जरूरी हो जाते हैं। आमतौर पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर कोई सिटिंग सरकार चुनाव जीत जाती है तो वो तभी राजभवन जाते हैं, वो तभी राज्यपाल से मिलने जाते हैं जब उन्हें पुराने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर इस्तीफा देना होता है और नई सरकार के गठन का दावा पेश करना होता है। नीतीश कुमार ने आधी परंपरा तो निभाई, वो अपने मुख्यमंत्री आवास से निकले, तमाम जगह खबरें चलने लगी कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री आवास से बताया गया होगा, तभी इस तरह की खबरें चली। राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद वो बिना इस्तीफा दिए या बिना सरकार गठन का दावा किए लौट आए। ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया पुरानी सरकार का जिसका विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, और ना ही उन्होंने नई सरकार के गठन का दावा पेश किया, जबकि एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में जीता है। 14 नवंबर को नतीजा आया था। 17 नवंबर तीसरा दिन है, नीतीश कुमार राजभवन गए, लेकिन उन्होंने न इस्तीफा सौंपा न नई सरकार बनाने का दावा किया। इससे भी बड़ी बात, कल देखिए क्या खबर आई थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो कि उप मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश की सरकार में, और उसके बाद एनडीए विधायकों की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। मोटे तौर पर यह तय था, लेकिन आज अचानक बीजेपी विधायक दल की बैठक स्थगित हो गई। सम्राट चौधरी मनाने के लिए पहुंचे। अब मनाने के लिए क्या पहुंचे वो भी मुद्दा आपको बता दूंगा। सम्राट चौधरी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर, नीतीश कुमार से मिले। सम्राट चौधरी अपने साथ नीतीश कुमार को राजभवन ले गए। तब तक ये खबर चल रही थी इस्तीफा देने इस्तीफा देने इस्तीफा देने, और जब वो वहां से निकले तो पता लगा कि भाई साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, और इसलिए अब अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी प्रचंड जीत मिलने के बावजूद नीतीश कुमार कुछ इस तरह का दांव खेल देंगे। और ये पूरा घटनाक्रम मैं एक एक करके दर्शकों को बड़े ही टाइमिंग के साथ बता देता हूं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है। खबर तो ये आ रही है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में वो शपथ लेंगे, लेकिन वो भी संभवतः, क्योंकि सरकार बनाने का दावा अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया, अभी तक उन्हें जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक नहीं हुई, एनडीए गठबंधन के विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, लेकिन 20 नवंबर की तारीख आ गई है। और उस बीच क्या क्या हुआ, जरा ये तमाम चीजें मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक रद्द हो गई है। पहले ये बैठक जो थी वो बीजेपी विधायक दल की बैठक 18 नवंबर को बुलाई जाने वाली थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये बैठक 19 नवंबर को यानी परसों होगी शिव जी। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कहां पेच फंस गया है वो भी बताऊंगा। अब उसके बाद देखिए, जो विधायक दल की बैठक टली, उसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद ये खबर चली कि राजभवन जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। अब सम्राट चौधरी भी इस बीच उनके घर पहुंचे, दोनों राजभवन गए, दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक टल गई है, और अगले 48 घंटे में देश की राजनीति में कई ऐसी चीजें होने वाली है जो निश्चित तौर पर सबको चौंकाने वाला होगा। दो तीन चीजों की तरफ मैं इशारा कर देता हूं, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा जरा मुझे बताइएगा। नीतीश कुमार और बीजेपी में पिछली बार अंतर बहुत ज्यादा था, नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए। हाँ, नीतीश कुमार ने एक बात इंश्योर किया पिछले 5 साल में कि 2020 के विधानसभा चुनाव में
राष्ट्रीय जनता दल के 75 विधायकों के मुकाबले एक सीट कम आकर 74 विधायक लेकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, तो बीजेपी उस विधानसभा में दूसरे नंबर की ही पार्टी रहे। बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ा, तो नीतीश कुमार ने ये सुनिश्चित किया। ये कहने वाले कहते हैं कि ओवैसी के विधायक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में चले जाए, यानी पूरी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की पार्टी बनी रहे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है वो खुद अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन जब जब नीतीश कुमार को मौका मिला, पिछली कुछ विधानसभाओं में देखे जितने विधायक वो जीते, अगले 6 महीने से 1 साल में उन्होंने विधायकों की संख्या को बढ़ा दिया। और यहां तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में विधायकों का जो अंतर है वो सिर्फ 4 है। 89 भारतीय जनता पार्टी के पास और जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक। घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। आमतौर पर मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिलता था, तो विधानसभा स्पीकर का पद वो सहयोगी दल के नेता को देते थे। इस बार सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर भी उनका ही बने, बदले में भारतीय जनता पार्टी 1-2 मंत्री एक्स्ट्रा देते। डिप्टी सीएम वो 2 की बजाय 1 लेना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब विधानसभा स्पीकर का पद क्यों चाहिए वो बता देता हूं मैं आपको। जब तोड़फोड़ होती है शिव, जब विधायक टूटते हैं, इधर से उधर जाते हैं, खेल होता है, इस्तीफा दिया जाता है, पार्टियां टूटती है, तो उसका अंतिम फैसला कौन करता है? विधानसभा स्पीकर करता है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि जब इतनी बंपर सीटें मिली हैं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है, तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों वो विधानसभा स्पीकर की मांग पर, जिद पर अड़ गए हैं? क्यों वो सरकार के यानी एनडीए गठबंधन के पिछले 20 वर्षों से चले आ रहे फॉर्मूले को धत्ता बताते नजर आ रहे हैं? और इसीलिए राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। और नीतीश कुमार का राजभवन जाकर इस्तीफा ना देना ये बता रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहूंगा कि नीतीश पलटने अलटने वाले हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय है, लेकिन अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि अब इन सब चीजों पर बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी उकताहट है सबको। अब चुनाव हार गया है इंडिया, महागठबंधन चुनाव हार गया है। हालांकि वोटों के मामले में बात की जाए तो महागठबंधन को एनडीए से इस बार कई लाख कम वोट मिले हैं, कई लाख। पिछली बार जो आंकड़ा 11,000 का था, इस बार लाखों वोटों से पिछड़ चुके हैं। इतना कम वोट मिलना एक तरीके से स्विंग हुआ। सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें उठी, कई पत्रकार ने ये सवाल किए, कई पत्रकारों ने ये कहा कि जब से महागठबंधन में खास करके आरजेडी और यूपी की सपा में कुछ पत्रकारों ने धार्मिक मुद्दे, सवर्णों पर और अन्य जातियों पर जो जातिगत हमले किए हैं, उसका असर दिखा। जीत हो जाती है तो जीत में कई कमियां नजर आती हैं हारने वाले की, और अगर ये जीत जाते तो कई तरीके से कहा जाता कि इन्हीं जाबाज प्रवक्ताओं ने पूरे पिछड़ा समाज एक कर दिया। संतोष जी, मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी करता हूं, इसलिए जीत के लाखों निशान होते हैं, हार का कोई निशान नहीं बचता है। वो कहते हैं कि जीत के कई सारे बाप होते हैं, हार अनाथ होती है। हार अनाथ होती है। तो ऐसी अनाथी में चाहे प्रवक्ताओं पर, आज तक प्रवक्ताओं की तो जिम्मेदारी किसी ने नहीं दी। ये पहली बार सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हुआ कि हार के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। आज तक कभी हुआ हो क्या भाजपा के प्रवक्ता? शिव जी, नेता को बचाना है तो कार्यकर्ता की बलि तो देनी पड़ेगी। नहीं तो कार्यकर्ता की बलि तो विपक्ष दे रहा है, विपक्ष ट्रोल कर रहा है। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि विपक्षी ट्रोल कर रहा है? जब चुनाव हारने वाले नेता की बहन ये कह रही है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, और वो सोशल मीडिया, राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया हेड पर आरोप लगा रही है, तो आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे कि इस कैंपेन के पीछे भी कहीं ना कहीं पार्टी का कोई आंतरिक गणित तो काम नहीं कर रहा? ये बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है, और पर्दे के पीछे कौन कौन खेल रहा है, ये बड़ा रहस्यमयी चुनाव है बिहार। और इसलिए कहा जाता है, बड़ा अच्छा एक महारानी जो आया सीरीज में, उसमें एक मिश्रा जी का डायलॉग भी है कि भाई जब जब आपको लगता है कि बिहार को आप समझ चुके हैं, तब तक आपको बिहार चौंका देता है। तो एक अबूझ तरह की राजनीति चल रही है, और राजनीति अबूझ तरह की नहीं चल रही है। अब जरा दूसरे नंबर पर आते हैं। लालू यादव को परिवार भी बचाना है और पार्टी भी बचानी है। जिस तरह से उनकी बेटियां निकली हैं,
और नीतीश कुमार को विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी भी बनना है और नीतीश कुमार को यह भी सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय जनता दल टूटकर बीजेपी की तरफ ना जाए। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इस पर बड़ी गंभीर मंत्रणा हुई है, क्योंकि 25 विधायक जो राष्ट्रीय जनता दल के पास है, राष्ट्रीय जनता दल में जब से ये खबर फैली या फैलाई गई कि तमाम विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, तो आरजेडी के विधायक बिल्कुल बौखला गए हैं। भैया इतना पैसा खर्च करके बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते, इस्तीफा देने के लिए थोड़ी चुनाव जीते। दोबारा अगर उपचुनाव हो जाएंगे तो पता नहीं हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अब 25 विधायकों में से विधायक तोड़ने के लिए 2/3 विधायक कितने चाहिए शिव जी? 17 चाहिए। जी संकट का काल आता है तो पार्टी को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। अब चाचा नीतीश कुमार चाचा है, लालू यादव के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं? पार्टी भी बचानी है लालू यादव को, बेटियों के सम्मान को भी बचाना है और तेजस्वी को भी बचाते हुए सबक भी सिखाना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तेजस्वी को बचाते हुए सबक भी सिखाना है और या तो राष्ट्रीय जनता दल को बचाना है, या तो राष्ट्रीय जनता दल को बचाना होगा और उसकी दो सूरत है। जैसे पिछली बार ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक जुट गए थे, तो 4 विधायक ओवैसी की पार्टी के और चले जाए राष्ट्रीय जनता दल में, क्योंकि जब मुस्लिम विधायक ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें करीब 7-8 विधायक तो ऐसे जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल के लॉयल हैं और मुस्लिम विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो किसी भी सूरत में टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे, ये तमाम लोग जानते हैं। अब जो वहां पे पार्टी टूटने वाली है, मैंने कहा नीतीश कुमार 4 सीट पीछे है भारतीय जनता पार्टी से, वहां टूटेगा कौन? एक तो बीएसपी का एक विधायक, वो निश्चित तौर पर पिछली बार भी नीतीश के साथ चले गए थे, इस बार भी चले गए थे। ओवैसी की पार्टी के विधायकों को नीतीश कुमार के लिए ले पाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उनमें से फिर ज्यादातर को मंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन सीपीआई माले के विधायक टूटेंगे नहीं, मोटे तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक है, 2/3 चाहिए तो आपको 4 चाहिए होगा, वो 4 निकल कर आ सकते हैं। तो 4 कांग्रेस पार्टी के या 6 आ जाए कांग्रेस पार्टी के और 1 बीएसपी के आ जाए तो जो जनता दल यूनाइटेड है वो विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। लेकिन ये तमाम खेला खेलने के लिए विधानसभा स्पीकर अपना होना चाहिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का टूटना तय, तेजस्वी यादव की पार्टी का टूटना तय। अब तेजस्वी यादव की पार्टी को या तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ ले और अपने बहुमत जुटा ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को हटाकर अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ये मिलकर 117 पूरे हो रहे हैं, उनको 5-6 चाहिए, तो ये अगर वो राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ पाएंगे तो शायद उनके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। उससे पहले ही लालू यादव चाहते हैं कि कुछ और खेल हो जाए। अब ये कितना सच है कितना गलत है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि अगले 3 महीने में नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस को भी साथ ले लेंगे, मतलब तोड़कर तोड़कर उनके विधायकों को तोड़कर बीएसपी के विधायकों तो अगले हो सकता है 14-15 दिन में भी अपने साथ ले ले और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के पास बीजेपी के संदेशवाहक पहुंचे, इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के संदेशवाहक पहुंच जाएंगे और लालू यादव के लिए भी ये मुफीद होगा कि उनकी पार्टी के विधायक टूटकर बीजेपी में जाने की बजाय नीतीश कुमार के साथ चले जाए। चलिए अब देखेंगे किसके विधायक कब टूटेंगे। सवाल यह है कि शपथ ग्रहण इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, इस्तीफे में लोचा क्या है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इस्तीफा क्यों लेकर वापस चले आए? गए तो इस्तीफा देने थे, राजभवन जाने का मकसद क्या था? इस्तीफा देना। अब सरकार तो मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे, इसमें मैं इफर्ट नहीं कर रहा हूं। लोग मुझसे कहें कि तुम और एक नई खबर ले आए, बनेंगे नीतीश कुमार। लेकिन ये संशय क्यों, इतने बड़े बहुमत के बाद संशय क्यों? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इस बार डिप्टी सीएम अपने हिसाब से चाहते हैं। सबसे पहला पेज तो ये फंसा हुआ है, 2 की बजाय 1 चाहते हैं और अगर 2 बनाना पड़े तो उसमें भी विजय सिन्हा की विदाई चाहते हैं। बीजेपी पर कंट्रोल चाहते हैं, बीजेपी के किसी दूसरे विधायक को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो विधानसभा स्पीकर अपना बनाना चाहते हैं, जो कि एक तय फॉर्मूला एनडीए गठबंधन का हुआ करता था, उसको तोड़कर वो विधानसभा स्पीकर अपना बनाना चाहते हैं और यहीं पर बीजेपी उनकी मंशा से डरी हुई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि विधानसभा स्पीकर पद के लिए क्यों अड़े हुए। तीसरी बात, इस बार जहां तक मेरी खबर है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जो है वो बुजुर्ग नेताओं की बजाय या एमएलसी की बजाय विधायकों को, जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, उनमें से ज्यादा को मंत्री बनाना चाहते हैं और इसलिए महत्वपूर्ण मंत्रालय
वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में रखना चाहते हैं। तो पहला डिप्टी सीएम के पद और डिप्टी सीएम की संख्या को लेकर मामला अटका हुआ है। दूसरा विधानसभा स्पीकर को लेकर मामला अटका हुआ है। तीसरा जो है वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर मामला अटका हुआ है। और चौथा सबसे बड़ा मामला जो अटका हुआ है, नीतीश कुमार चिराग पासवान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चिराग पासवान, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया है। उनको लगता है कि अगर 5.5-6% वोट लेकर चिराग पासवान उनके साथ आ जाएंगे तो फिर अगले 5 साल तक नीतीश कुमार निश्चिंत होकर राजनीति कर पाएंगे, निश्चिंत होकर मुख्यमंत्री बन पाएंगे और अपनी पार्टी को भी वो कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि चिराग के उनके साथ होने का मतलब क्या होगा? चिराग के उनके साथ होने का मतलब होगा कि 12 सांसद उनके लोकसभा के और 5 सांसद, एक जो चिराग पासवान जो इस्तीफा देंगे उस पर भी एलजेपी को ही दिया जाएगा वो। तो 5 सांसद जो होंगे वो एलजेपी के होंगे। ये 17 सांसदों का गुट बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव डाल सकेंगे नीतीश कुमार और अपनी मनमर्जी से वो बिहार की सरकार को चला पाएंगे, बिहार में अपनी राजनीति को चला पाएंगे, अपनी पार्टी को फिर से अपने कब्जे में ले लेंगे। और जिन नेताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेला करने की कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी उनको डिस्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, उनको वो सीधे सीधे किनारे लगा पाएंगे। तो नीतीश कुमार एक नई तरह की राजनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए आज कैबिनेट की बैठक तो बुलाई। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव तो पारित करवाया, राजभवन में मिलने चले गए, लेकिन उनको कह दिया कि नहीं नहीं जी, मैं आज इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो 19 तारीख को फिर से आऊंगा, इस्तीफा दूंगा। यानी बीजेपी अपने विधायक दल का बैठक कर ले, मुझे नेता चुन ले, उसके बाद मैं फिर से आपसे आऊंगा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और उसके बाद मैं नई सरकार बनाने का दावा पेश करूंगा। यानी नीतीश कुमार ने अब बीजेपी को और चिराग पासवान को, दोनों को बता दिया कि भैया जो भी करना है, जो भी करना करवाना है 48 घंटे में तय कर लो, ताकि बड़े आराम से मैं 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार, शिवजी मैं बिहार के लोगों को बता दूंगा और पूरे देश के लोगों को बता दूंगा कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कुल कार्यकाल मिला लिया जाए तो 20 ही साल है, अब तक 20 साल रहे हैं मुख्यमंत्री 2005 से 2025। ये उनका आप समझ लीजिए कि वो 21वें साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन इतनी बार उन्होंने अल्टा पलटी मारी है कि वो कायदे से 5 या 6 बार ही उनका शपथ ग्रहण, ये 5वां या 6ठा होना चाहिए था, लेकिन ये उनका 10वां शपथ ग्रहण समारोह। वैसे तो ये उनका 5वां शपथ ग्रहण है, लेकिन इस दौरान उन्होंने 4 बार अल्टा पलटी कर ली, इसलिए 10वां है। पहले वो इस्तीफा देते हैं, फिर वो शपथ ग्रहण लेते करते हैं। 2014 की बात है ये। फिर वो 2015 में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं महागठबंधन में। फिर कुछ सालों बाद वो बात करते हैं एनडीए के साथ जाकर, और वो फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद वो 2020 की शपथ लेते हैं और फिर 2021 में फिर वो महागठबंधन के साथ शपथ लेते हैं और 2021 में फिर 22 में वापस जाते हैं इंडिया बना के। 2024 में फिर वो घुस जाते हैं जनवरी में एनडीए के साथ। तो ये 4-5 उनकी शपथ ग्रहण लौट पलट की हैं, अल्टा पलटी की हैं, बाकी सब ओरिजिनल है। दर्शकों को ये बता दिया गया है और फिलहाल दर्शक इस पर पल पल निगाह रखें। हम और संतोष जी इस प्रयास करते हैं कि वो सच्चाई की खबरें आप तक लाएं। तो ये खबर देखिए और समझिए, विचार कीजिए। जैसे कोई और बिहार की खबर निकलेगी आपके पहले लेकर हाजिर रहेंगे। हमें एक बात और भी है, एक बात और भी है। लोग कहते हैं ना प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत। 200 पार के प्रचंड बहुमत को 125 और 130 के बहुमत में कई बार नीतीश कुमार बदल चुके हैं। दर्शकों को जरा बता दूं, जब जब बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, तब तब नीतीश कुमार का मन बदल गया। 2010 में 206 सीटें मिली, 2013 में वो साथ छोड़कर चले, वो अलग हो गए। 2015 में उनको बंपर जीत मिली राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर, 2.5 साल में ही वो पाला बदल के निकल गए। अब 2025 में फिर 200 सीटें मिली है, 200 से ज्यादा मिली है, बंपर जीत मिली है। इस बार 1 साल में पाला बदलते हैं या 1.5 साल में पाला बदलते हैं या 2 साल में पाला बदलते हैं या 2.5 साल में पाला बदलते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पाला बदलने का समय कब आता है। बिल्कुल। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्शक देखें, समझें और आगे बढ़ाएं। हमें इजाजत दीजिए, संतोष जी को भी इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। शिव जी, मैं यहाँ दर्शकों से 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, आप ही इस सवाल का जवाब बताइएगा। इस बार नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम कौन बनेंगे
और दूसरा बताइएगा कि नीतीश कुमार का मन कितने दिनों में बदलेगा, और तीसरा ये बताइएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जीते हुए विधायक को पहले कौन तोड़ पाएगा? भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी, या जनता दल यूनाइटेड तोड़ पाएगी, या तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि आरजेडी के विधायक टूटकर बीजेपी में जाए, वो तो चाहते हैं कि उनके पुराने दोस्त नीतीश के साथ चले जाए। लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी तरह से अपने विधायकों को बचाना चाहते हैं। आज उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है, जीते हुए विधायकों की बैठक भी बुलाई है, और जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनकी भी बैठक बुलाई है। तो राष्ट्रीय जनता दल अभी भी एक हॉट केक बना हुआ है बिहार की राजनीति में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन सवालों के बारे में आपका क्या मानना है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। नमस्कार।